बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अभी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग की गिनती में 2/3 सीटों पर कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती की शुरुआत होती है तो ठीक आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। आखिर क्या करना है? मतदाताओं का रुझान तो बैलेट पेपर वोटिंग से भी हो जाता है। बैलेट पेपर वोटिंग में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1, तो ईवीएम मशीन में भाजपा नंबर 1 कैसे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 में से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1, तो ईवीएम की गिनती में भाजपा भारी कैसे हो जाती है? तो कहीं न कहीं दाल में काला है, कहीं न कहीं दाल में काला है, इसलिए पूरी दाल काली हो गई। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं, सही बात कह रहे हैं कि आज ईवीएम लोकतंत्र के लिए अभिशाप बन गई। यह जीत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई है, ये मोदी जी की जीत नहीं है, ये भाजपा की जीत नहीं है, ये मोदी जी के कल्याणकारी योजना की जीत नहीं है, ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है। और ये जीत ईवीएम के तिकड़म की है, तो इसलिए तिकड़म खत्म हो तभी संभव है जब ईवीएम का इस्तेमाल खत्म हो। इसीलिए हमारे मंच से साथियों ने एक नारा लगवाया, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। 3 नारे लगना है, हमारे साथ नारा लगाइए और हर नौजवान के मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। तो 3 नारा होगा, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अब एक नारा और लगेगा, बैलेट पेपर, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। साथियों, आज सही मायने में जब से डबल इंजन की सरकार वाले आए हैं, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। आज देश के नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं। करोड़ों करोड़ों नौजवानों को आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने रोटी का संकट है, उनके सामने पेट की रोटी की भूख है। अभी पार्लियामेंट में जो घटनाक्रम घटित हुई, उन लड़कों ने जो भी किया सदन के अंदर और बाहर, ये हो सकता है तरीका उनका गैर कानूनी रहा हो, अलोकतांत्रिक रहा हो, संविधान की मर्यादा के विपरीत रहा हो, लेकिन जो बात उभर के आई है उसके आगे भी कहीं न कहीं बेरोजगारी रही है, उनके पेट की भूख रही है, वो रोटी की तड़पन रही है, जो पार्लियामेंट इस तरह से करने के लिए उनको मजबूर किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज ये हकीकत है कि आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के नाते दुखी है, पीड़ित है, रोटी की भूख से बिलबिला रहा है। मरता क्या न करता जब आदमी रोटी के लिए अंतिम सांसें लेता रहता है, तो उसे कानून नहीं दिखाई पड़ता है, उसे आदर्श नहीं दिखाई पड़ता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज ये तस्वीर है पूरे देश की। आज जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल यहां हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, उन विभागों को यह सरकार बेचने का पाप कर रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेन अपने चहेतों को दे दिया गया। LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं, उसको भी अदानी के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्या रिश्ता है? देश के
सत्ता सीट पर बैठे हुए लोगों का और अदानी का, अंबानी का क्या रिश्ता है? मैं कहना चाहता हूं, क्या करोड़ों करोड़ नौजवानों की भूख, उनकी बेरोजगारी अदानी और अंबानी के सामने क्या कोई महत्व नहीं रखती क्या? यही नहीं, अभी हमारे कुछ वक्ता साथी कह रहे थे, तो सरकारी विभाग न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न मिलेगी नौजवानों को सरकारी नौकरी। इसलिए इसी तर्क पर इन्होंने तो अभी बेचने का नमूना पेश किया है। अगर ये ज्यादा दिन तक रह गए तो बारी बारी सभी विभाग उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे। हमेशा हमेशा नौजवान हाथ मलता रह जाएगा, सरकारी नौकरी कभी नसीब होने वाली नहीं रहेगी। इससे सावधान हो जाना। यह केवल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के ही सम्मान की बात नहीं, उनके हक हकूक अधिकार की बात नहीं, बल्कि सामान्य वर्ग के भी देश के उन नौजवानों के सामने बेरोजगारी की संकट खड़े होने जा रही है, उनके लिए भी आगाह करने की यह चेतावनी है। जो कुछ भी हो रहा है, समय रहते देश का नौजवान नहीं जगेगा तो स्वाभाविक रूप से खामियाजा उसका कल आने वाले दिनों में इन नौजवानों को भी उठाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, किसानों की दुहाई देने वाले, किसानों को दुगना लाभ देने का वादा करने वाले लोग किसानों को दुगना लाभ प्राप्त नहीं दिलाता। अलबत्ते जब जब किसानों के खेत में उत्पाद पैदा होता है तो क्या सरकारी क्रय नदारद हो जाते हैं। किसानों को अपना उपज बिचौलियों के माध्यम से बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में उनको अपनी घर गृहस्थी, घर परिवार की रोजी रोटी, बेटे बेटी की पढ़ाई, डॉक्टरी के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो मजबूरी में उनका अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। आज उत्तर प्रदेश और देश बड़े पैमाने पर अराजकता का माहौल है। किसान अपने हक के लिए लड़ता है। हजारों लोगों को जान देनी पड़ी, तब जाकर के किसान विरोधी जो किसान बिल आ रहा था, सरकार उसको वापस ली। संघर्ष में ताकत है। अगर किसान बिल वापस हो सकता है तो जो भी सरकार गलत काम कर रहे हैं, अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो इनको वापस कदम हटाना पड़ेगा, इनको गलत निर्णय वापस लेना पड़ेगा। यह किसानों ने साबित कर दिया कि जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है हमारा संघ, हमारा संगठन, हमारी भीड़, ये लोग की भीड़, लोकतंत्र की जो भीड़ है, इसमें बड़ी ताकत है। इसमें बड़ी ताकत है। भारतीय संविधान के माध्यम से जो लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी व्यवस्था के रूप में हमें दिया है, वो हमारी ताकत है। उस ताकत का इस्तेमाल समय समय पर हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुल्म जाति अत्याचार वही होता है जहां जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग होते हैं। जुल्म जाति अत्याचार का प्रतिकार जब किया जाता है तो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग कदम पीछे हटाते हैं। इसलिए अगर आप चुप रहेंगे, अगर जुल्म जाति अत्याचार सहते रहेंगे, जाति सहते रहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है इसको चुप्पी मार करके देखते रहेंगे, तो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले का हौसला बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ यह सिलसिला ज्यादा तेजी के साथ आपके साथ और बढ़ता रहेगा। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज वक्त आ गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें भारतीय संविधान दिया है, उसी का नतीजा है कि आज हमारे घरों में भी पढ़े लिखे लोगों की एक लंबी कतार है। डॉक्टर इंजीनियर की भी एक लंबी कतार है, IAS IPS की भी एक लंबी कतार है, जज और तमाम अधिकारियों की एक लंबी कतार है, वैज्ञानिकों की भी एक लंबी कतार है, हाई कोर्ट के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की एक लंबी कतार है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान नहीं होता तो हमको तो पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। सैकड़ों सालों से हमें पढ़ने लिखने से रोका गया था। नारी शूद्रो नधियताम, इस देश की स्त्रियों को, इस देश के शुद्ध समाज को, जिसे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इसको तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने, ज्योतिबा फुले ने, छत्रपति शाहू जी महाराज,
एरिया रामास्वामी नाइकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नारायण संत गाडगे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मानवर कांशीराम जी, और उत्तर भारत में महामना रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियार ललित सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले शहीद जगदेव कुशवाहा जी ने एक लंबा संघर्ष करके हमें इन अधिकारों को दिलाया। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान बनाने का मौका मिला तो इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में तब्दील करते हुए हमें परमानेंट हमारे सम्मान स्वाभिमान का न केवल परचम लहराना बल्कि अधिकार दे करके हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ने का भी काम किया, और जिसका नतीजा है आज बहुजन समाज आज बड़े पैमाने पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुआ है। और इसी बहुजन समाज में बड़े पैमाने पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जजेज आज तमाम बड़ी संख्या में पैदा हुए हैं। तो ये कमाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान का है। इसलिए हम अपने महापुरुषों की इस विरासत को, महापुरुषों की ख्याति को, महापुरुषों के संघर्ष को, महापुरुषों के त्याग को हम कभी भी इस पर पानी नहीं फैलने देंगे। उनके सपनों के साथ जो भी कुठाराघात करेगा हम उसका टैग करके मुकाबला हर मौके पर करने का काम करेंगे। हम ऐसे मौके पर धन्यवाद देना चाहते हैं भाई राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिन्होंने मिशन जय भीम के माध्यम से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है कि हम सब लोगों को अपने सम्मान स्वाभिमान, हक, हकूक, अधिकार, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथियों, आज बड़े पैमाने पर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का भी 2022 का विधानसभा चुनाव देखा, जिसमें 403 विधानसभाओं में से बैलेट पेपर वोटिंग में 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, मात्र 94 सीटों पर भाजपा नंबर 1 आई थी। लेकिन जब ईवीएम मशीन की गिनती हुई तो आंकड़ा बदल गया।